शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, सामान्य हिंदी की कक्षाएं आपकी चल रही थी, लगभग 25 पार्ट इसके आ चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे टॉपिकों को बताया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे हिंदी एक क्रम से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इन सारे टॉपिकों का अध्ययन कर सकते हैं। आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मैं एक बार फिर कहता हूँ, किसी भी स्टेट की जहाँ पे सामान्य हिंदी पूछी जाती, कोई भी ऐसी परीक्षा हो, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण कक्षाएं होंगी। ठीक है, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। लगभग वर्णमाला की हम लोग चर्चा कर रहे थे। वर्णमाला लगभग समाप्ति की ओर है। हो सकता है आज ही के पार्ट में आपका वर्णमाला पूर्णतः समाप्त हो जाए। ठीक है, लगभग संभवतः 10 पार्ट आए होंगे वर्णमाला के, क्योंकि वर्णमाला को समझना बहुत जरूरी होता है। इसी के आधार पर आप व्याकरण को समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि स्वर और व्यंजन का प्रयोग लगभग हर जगह होता रहता है। तो वर्णमाला में आज हम देखेंगे आगत स्वर और आगत व्यंजन को। ठीक है, आगत स्वर और आगत व्यंजन क्या होते हैं, यहीं से भी प्रश्न आते हैं, इसलिए आपको इन्हें भी जानना आवश्यक है। ठीक है, आगत स्वर की बात करें तो देखिए, इन्हें नवीन या अनुग्रहित स्वर भी कहते हैं। ठीक है, या तो नवीन या अनुग्रहित स्वर की श्रेणी में भी इन्हें रखा जाता है। मतलब आगत स्वर पूछे या नवीन स्वर की बात करें या अनुग्रहित स्वर की बात करें तो समझ लीजिए कि आगत की ही बात कर रहा है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि जो आप आ बोलते हैं, ये आगत स्वर की श्रेणी में आता है। इसका उच्चारण जो होता है वो आ और ओ के मध्य होता है। आ और ओ के मध्य इसका उच्चारण होता है आ का। ठीक है, मतलब अर्धचंद्र बिंदी लगी होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये क्या है, ये नवीन या अनुग्रहित स्वर है या आगत स्वर है। ठीक है, क्या आ। अधिकतर अंग्रेजी के शब्दों में इसका प्रयोग होता है। जैसे आप अंग्रेजी के विभिन्न उदाहरणों को देखेंगे, जैसे आप बोलते हैं डॉक्टर। ठीक है, अब डॉक्टर को जब आप हिंदी में लिखेंगे तो इसी आ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे आप कॉफी बोलते हैं, कॉफी इंग्लिश सब। ठीक है, अब इसे जब आप हिंदी में लिखेंगे तो कॉफी, इसी आ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, अनुग्रहित स्वर या आगत स्वर कहते हैं। उच्चारण इसका आ और ओ के मध्य होता है। जो स्वर होते हैं आ और ओ, उन्हीं के मध्य इसका उच्चारण होता है। हमने स्वरों की संख्या कितनी बताई है, हमने स्वरों की संख्या आपको 11 बताई है। ठीक है, अगर हम डॉक्टर धीरेन्द्र शर्मा जी की बात करें, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी की, तो इन्होंने इसे 53वां वर्ण माना है। केवल इन्होंने माना है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, एक विद्वान थे, इन्होंने इसे 53वां वर्ण माना है। हमने वर्णमाला में आपको वर्णों की संख्या 52 बताई थी, 52 के बाद ये आ को उन्होंने 53वां माना है। मतलब 53वां वर्ण इन्होंने वर्णमाला में से जगह दी है। ठीक है, तो इतना आप जानते रहिए, अंग्रेजी के शब्दों में प्रयोग होता है। आ की चंद्रबिंदु अर्ध चंद्रबिंदु के रूप में लगा रहता है। इसका उच्चारण जो होता है वह आ और ओ के मध्य होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है सारे डाटा को, आप चाहें तो आप इसे कॉपी पे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ उदाहरण देखे लिखा है डॉक्टर, कॉफी, कॉपी, ये सब क्या है, ये सब आगत या अनुग्रहित स्वरों का प्रयोग हुए हैं इन शब्दों में। क्योंकि डॉक्टर आप अंग्रेजी में, कॉफी को अंग्रेजी में, कॉपी को भी अंग्रेजी में आप शब्द मानते हैं। ठीक है, तो इन्हें आप लिख लीजिएगा। अब देखिए, आगत स्वर आप जान गए, इनकी संख्या 1 है आप के रूप में। और अगर आगत व्यंजन की बात करें तो इन्हें भी नवीन अनुग्रहित व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है। इन्हें आप नवीन व्यंजन या अनुग्रहित व्यंजन भी कह सकते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से यह 2 होते हैं और कुल ये 5 होते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि नवीन अनुग्रहित व्यंजनों की मुख्य रूप से संख्या, तो आप कहेंगे 2, और कुल संख्या की बात करें तो 5 होते हैं। ठीक है, क ख ग ज फ, ये क्या है, आगत या अनुग्रहित व्यंजन है। देखिएगा, क ख ग ज फ, इनके, हालांकि क ख ग ज फ, इनके नीचे जब तल बिंदु या नुक्ता लगा रहेगा तभी आप उन्हें आगत व्यंजन कहेंगे। ठीक है, अगर ये साधारण रूप से लिखे गए हैं तो ये वर्ण होंगे, व्यंजन की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, लेकिन जब आगत व्यंजन की बात करेगा, देखिए इनके नीचे सब तल बिंदु लगी हुई है। क के नीचे, ख के नीचे, ग के नीचे, ज और फ के नीचे तल बिंदु लगी है। यह जैसे तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्णों की श्रेणी में भी कहा जा सकता है। तो मुख्य रूप से कौन होते हैं, 2 होते हैं। वह 2 कौन है, देखिए ज और फ, ये क्या है, मुख्य रूप से आगत व्यंजन है। और कुल संख्या कितनी है, 5, 1 2 3 4 5। अगर कुल आपसे कुल आगत या अनुग्रहित व्यंजन पूछ दे तो 5 होते हैं। मुख्य रूप से पूछे तो ज और फ। ठीक है, ये 2 होते हैं। जैसे देखिए, आप उदाहरण देखिए, अक्ल, अक्ल में देखिए, यहाँ पे देखिए तल बिंदु या नुक्ता लगा हुआ है अक्ल में।
देखिए खबर, खबर में ख के नीचे लगा हुआ है। गालिब, गालिब में भी ग के नीचे लगा हुआ है। लिफाफा में देखिए फ के नीचे लगा हुआ है। तो ये क्या है, आगत व्यंजनों का प्रयोग किया गया है। अधिकतर आप देखेंगे उर्दू, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं के शब्दों को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। ठीक है, मैंने लिख दिया है उर्दू, फारसी, अरबी, तुर्की ऐसी भाषाओं के शब्द होते हैं। तो जहां से आपका प्रश्न मुख्यतः बन सकता है कि आगत व्यंजनों या अनुग्रहित व्यंजनों की मुख्य रूप से संख्या कितनी होती है, 2। वह कौन कौन से हैं, ज और फ। ठीक है, कुल संख्या कितनी होती है, 5 होती है, क ख ग ज फ होती है। ठीक है, और आगत स्वर की संख्या 1 आ। ये अंग्रेजी के शब्दों में जब आप लिखते हैं तो उनके साथ प्रयोग होता है। उच्चारण स्थान इसका आ और ओ के मध्य होता है, यहाँ पे लिख भी दिया है हमने। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं हट जाता हूँ या चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी अब चूंकि ये महत्वपूर्ण होते हैं, आपके परीक्षा में यहीं से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, आइए कुछ और तथ्यों को देख लेते हैं। देखिए अगला है आपका युग्मक ध्वनि। ठीक है, युग्मक ध्वनि जिसे द्वित व्यंजन भी कह सकते हैं। ठीक है, या तो आप द्वित व्यंजन करके पूछेगा या युग्मक ध्वनि कर देगा, आप उसे समझने का प्रयास करिए। ऐसी ध्वनि जो 2 बार आए वह युग्मक ध्वनि कहलाती है। ठीक है, ऐसी ध्वनि मतलब जो 2 बार आए, मतलब लगातार वो 2 बार आए, वो क्या होती है, युग्मक ध्वनि कहलाती है। या उसे हम द्वित व्यंजन के रूप में भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे आप उदाहरण देखिएगा तब समझ में आएगा। जैसे आप कह सकते हैं एक दिल्ली, देखिए यहाँ पे 2 व्यंजन आए हैं लगातार, ल अर्ध रूप में फिर पूरा ल। ठीक है, सम्मान, 90, यहाँ पे देखिए क्या है, जो ऐसी ध्वनि है जो 2 बार आई। जब ब का आप उच्चारण करेंगे तो जो ध्वनि निकलेगी वो 2 बार निकलेगी, क्योंकि 2 बार यह वर्ण है। इसे द्वित व्यंजन भी कहते हैं। ब क्या है, व्यंजन है, इसीलिए इसे द्वित व्यंजन कहते हैं क्योंकि 2 बार आया है। ठीक है, सम्मान, गल्ला। ठीक है, देखिए ल का क्या है, अब ल का उच्चारण करेंगे व्यंजन के रूप में होगा, क्योंकि 2 बार है तो 2 बार आप कहेंगे। उसी प्रकार से इसे इसीलिए इसे द्वित व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है, या इसे युग्मक ध्वनि भी कहते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, युग्म के रूप में आई हुई है। दोनों क्या है, युग्म के रूप में। जैसे सम्मान, म फिर पूरा म, तो क्या है, ये सम्मान क्या है, मतलब युग्म के रूप में है, इसीलिए इसे या तो द्वित व्यंजन करके पूछेगा या आपको युग्मक ध्वनि के रूप में पूछेगा। ठीक है, दोनों एक ही चीजें, आप समझने का बस प्रयास करेगा। मतलब आप इन शब्दों से पहचान सकते हैं ये युग्मक रूप में युग्म ध्वनि है और इसे द्वित व्यंजन की श्रेणी में भी रखा जाता है। ठीक है, दूसरा है संपृक्त ध्वनि। ठीक है, संपृक्त ध्वनि ये क्या होती है, 2 व्यंजनों या वर्णों के बीच में अगर अर्ध व्यंजन आ जाए, 2 व्यंजनों या वर्णों के बीच में अगर अर्ध व्यंजन आ जाए तो वो संपृक्त ध्वनि के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जैसे देखिए कंबल, यहाँ पे देखिए 2 व्यंजनों या वर्णों के बीच में अगर अर्ध व्यंजन आ जाए, देखिए क और ब के बीच में क्या है, अर्धम आया है। च और प के बीच में अर्धम आया है, क और प के बीच में अर्धम आया है, तो क्या है, संपृक्त ध्वनि है। ठीक है, तो 2 व्यंजनों या वर्णों के बीच में अगर अर्ध व्यंजन आ जाता है, या तो 2 व्यंजन होंगे या वर्ण होंगे, क्योंकि वर्ण के रूप में ही व्यंजन होंगे, इनके मध्य में अगर अर्ध व्यंजन आ जा रहा है तो वो क्या होगा, संपृक्त ध्वनि का उदाहरण होगा। ठीक है, जैसे कंबल, चंपा, कंपन, ये सब क्या है, संपृक्त ध्वनियां है। ठीक, तो यहाँ से प्रश्न आते हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ और महत्वपूर्ण चीजें उन्हें भी देख लेते हैं। देखिएगा, बात करते हैं अनुनासिक और निरनुनासिक की। ठीक है, ये दोनों भी महत्वपूर्ण होते हैं, यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, अनुनासिक क्या होता है, अनुनासिक को पहचानने के लिए आप चंद्र बिंदु को पहचानेंगे, मतलब जिस शब्द पे चंद्र बिंदु लगी हो, जिस वर्ण पे चंद्र बिंदु लगी हो, वो क्या होंगे, अनुनासिक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अनुनासिक जब हवा जो होती है, अर्थात जो किसी वर्ण का या किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, तो जो आपके मुख से जो हवा निकलती है वो नाक की अपेक्षा मुंह से अधिक निकलती है, तो वह अनुनासिक वर्ण की श्रेणी में आता है। ठीक है, जब हवा नाक की अपेक्षा मुख से अधिक निकले तो अनुनासिक होते हैं। यहाँ पे देखिएगा, नाक और मुंह दोनों का प्रयोग हो रहा है, लेकिन जो वायु निकल रही है आपके शब्द के उच्चारण में या वर्णों के उच्चारण में, तो वह जो है नाक की अपेक्षा मुंह से अधिक निकल रही है। मतलब निकल तो नाक से भी रही, लेकिन अपेक्षाकृत मुंह से कम और मुख से अधिक निकल रही है। तो जब वह नाक की अपेक्षा मुख से अधिक निकले तो वह क्या होता है, अनुनासिक होते हैं। ठीक है, जैसे चंद्रबिंदु वाले शब्द, जिन शब्दों में चंद्रबिंदु का प्रयोग हुआ है वो क्या है, अनुनासिक शब्दों की श्रेणी में आएंगे। जैसे गांव, ठीक है, गांव क्या है, अनुनासिक है। सांप, आंच, आंच, देखिए सब में क्या है, चंद्रबिंदु आई। ऐसे जितने शब्द आएंगे ये सब क्या है, अनुनासिक शब्दों की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, इतना आप जान गए, लिख दिया है मैंने परिभाषा, बस इतना जानते रहिए। जब आप उच्चारण इनका करके देखिए, जैसे आंच, जब आप आंच बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि नाक तो मुख से तो दोनों से वायु निकल रही, लेकिन मुख से अधिक नाक से कम निकल रही है। ठीक है, जैसे गांव, सांप, इस तरीके के शब्दों को। ठीक है, दूसरा है निरनुनासिक, ये अनुनासिक था, ये निरनुनासिक है। देखिए नाक, इससे शब्द से ही स्पष्ट है कि निरनुनासिक, मतलब यहाँ पे जो वायु होगी वो नाक से नहीं निकलेगी। ठीक है,
जब वायु केवल मुख से बाहर निकले। यहाँ पे नाक का कोई रोल नहीं, केवल और केवल मुख की बात की गई है, ठीक है। इसकी अपेक्षा यहाँ पे क्या था, यहाँ पे नाक से भी निकलती थी लेकिन कम, मुख से अधिक, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल मुख की बात की गई। तो निरनुनासिक मतलब नाक से इसमें कोई वायु नहीं निकल रही है। जब वायु केवल मुख से बाहर निकले तो वो क्या होते हैं, निरनुनासिक होते हैं। जैसे बिना बिंदु एवं चंद्र बिंदु वाले वर्ण, मतलब ऐसे वर्ण जिनमें ना तो बिंदु लगी हो ना चंद्र बिंदु लगी हो। अब देखिए वर्णों के ऊपर ही बिंदु या चंद्र बिंदु लगती है, या तो उन्हें शब्दों के रूप में आप पढ़िए या वर्णों के स्पेशल रूप में पढ़िए, ठीक है। तो बिना बिंदु एवं चंद्र बिंदु वाले वर्ण क्या होते हैं, निरनुनासिक होते हैं। जैसे लीजिए, शहर, आप, जाइए आदि, ठीक है। लीजिए, शहर, आप, जाइए, इस तरीके के जितने शब्द होते हैं ये सब क्या है, निरनुनासिक शब्दों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वर्णमाला के जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे वो सारी चीजें समाप्त हो गई, यहाँ से आपके प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो आप पूरे 10 पार्टों को देख लीजिएगा, उम्मीद करता हूँ इससे बाहर कहीं से आपके प्रश्न नहीं बन पाएंगे, ठीक। तो आज के पार्ट में इतना ही, वर्णमाला पूर्णतः समाप्त होती है। अब अगले पार्ट में कल से आपकी संधि शुरू होगी, ठीक है।